इस तरह से जो है उन्हें एक सामूहिक पहचान का भाव जो है पैदा करनी होती है। क्योंकि अगर आप क्रांति करते हैं तो क्रांति में जो है परिवर्तन, अगर आप व्यवस्था परिवर्तन यदि आपको करनी है तो लोगों के मन में जो है इस प्रकार के राष्ट्रीय भाव क्या करना होता है, विकसित करना होता है। तो इस तरह से जो है फ्रांसीसी नागरिकों ने जो है अनेक विचार लाए, राष्ट्र के नाम पर वो विचार लाए, और उन्होंने सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय पहचान को बनाने के लिए एक तिरंगा का उपयोग किया। एक झंडा उन्होंने बनाया तिरंगा, जिसको उन्होंने नाम दिया। तो क्रांति के बाद जो है धीमे धीमे क्या हुआ, जब क्रांति पूरी सफल होगी, जब पूरी शक्ति जो है राजतंत्र जब समाप्त हो गया, निरंकुश राजतंत्र जब समाप्त हुआ, जब ये सामंतवादी व्यवस्था समाप्त होगी, तो ये सारे अधिकार जो है क्या नाम कहते हैं, स्टेट जनरल का चुनाव किया गया और उसका नाम बदलकर जो है मतलब स्टेट जनरल एक संसद थी उस समय। निरंकुश राजतंत्र में भी जो है स्टेट जनरल मतलब जनप्रतिनिधि थी, लोगों की प्रतिनिधि सभा थी, पर उसमें उन लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थी। तो स्टेट जनरल बुलाई गई और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। तो उस नेशनल असेंबली में जो है, जब नेशनल असेंबली का मतलब राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया, स्टेट जनरल राजा की समय थी, निरंकुश राजा की समय थी, तो वो नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया, नेशनल असेंबली, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय सभा। तो इस राष्ट्रीय सभा में उन्होंने क्या नाम कहते हैं कि बहुत से बदलाव किए, नई नई स्तुतियाँ रची गई और शपथें ली गई, जिन्होंने देश के लिए क्रांति में जिन्होंने अपना बलिदान किया, और शहीद जो उस क्रांति में शहीद हुए थे उनका गुणगान किया। ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ मतलब। और जो केंद्रीय जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको भी लागू किया गया, और जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान क्या बनाए, कानून बनाए। मतलब स्टेट जनरल को समाप्त करके स्टेट जनरल का नाम बदलकर राष्ट्रीय सभा बनाया गया, और इस राष्ट्रीय सभा ने जो है सारे अधिकार किनको दे दिए, नागरिकों को दे दिए, क्योंकि निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया था। तो 4 अगस्त 1789 को जो है उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव के आधार पर उन्होंने बहुत से बदलाव किए, संवैधानिक बदलाव किए। सबसे पहले तो उन्होंने नागरिकों के जन्मजात जो मौलिक अधिकार है उसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कोई भी नागरिक जो है, फ्रांस का कोई भी नागरिक, उसके जो अधिकार होंगे वो जन्मजात होंगे, जैसे हमारे देश में भी जो अधिकार हैं वो क्या है, जन्मजात हैं। और 10 अक्टूबर 1789 को उन्होंने कानून बनाकर जो चर्च की जो विपुल संपत्ति उसको क्या कर दी, जब्त कर दी। क्योंकि जो चर्च जो थे वो एक मतलब एक तरह से जो चर्च का जो है पाप का घड़ा भी क्या हो गया, फूट गया, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि चर्च के नाम पर पोप जो था, कहीं ना कहीं धार्मिक जो वहाँ पर जो वो थे, अंधविश्वास थे, जो रूढ़िवादिता थी, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया था। और राजा को जो है दैवी अधिकार, मतलब राजा अपने आप को जो है दैवी अधिकार स्वरूप मानता था। तो इस प्रकार से जो है ये काम किया, और देश के लिए एक नया संविधान बनाया गया, और जिसमें राजा की शक्ति कम कर दी गई। मतलब संविधान बनाया गया जिसमें अब जो निरंकुश शासन व्यवस्था में जो शक्ति, जो पावर पूरी एक व्यक्ति विशेष के पास होती है, राजा के पास होती है। तो इस प्रकार से स्टेट नेशनल सभा ने जो है, राष्ट्र मतलब नेशनल असेंबली ने जो है ये सारी व्यवस्था क्या कर दी, राजा की शक्ति कम कर दी। और इसके अलावा जो है 27 अगस्त सन 1789 ईस्वी को नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की उन्होंने क्या की, घोषणा भी की। उन्होंने कहा भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और शिक्षा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मूलभूत चीज़ें नागरिकों के लिए होती हैं, वो सारे मौलिक अधिकार उनकी क्या कर की, घोषणा की गई। और नेशनल सभा ने जो क्या किया, पादरियों को पोप के अधीनता से मुक्त कर दिया। क्योंकि पादरी किसके अधीन थे, पोप के अधीन थे। पोप मतलब एक तरह से मतलब ये मान के चलो पुरोहित, जैसे हर धर्म के अपने एक पुरोहित होते हैं, तो उसी प्रकार ये सब पादरी पोप के अधीन थे। और इसके अलावा इससे मुक्त कर दिया, और सबको किसके अधीन कर दिया गया, राज्य के अधीन। यानी कि सभी आपके जो पोप है, जो पादरी हैं, वो सब किसके अधीन होंगे, राज्य के अधीन होंगे। इसके अलावा सभी पर समान कर लगाने का अधिकार दिया। पहले क्या था कि आपका कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग पर कोई भी क्या नाम कहते हैं टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे, क्योंकि राजा द्वारा कुलीन वर्ग और पादरी वर्गों को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे। तो बाद में क्या किया, एक समान कर व्यवस्था लागू की और कानून बनाया गया उस पर। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में सुधार किया गया और एक संविधान बनाया गया, लिखित संविधान बनाया गया।
और जनता की सभी मांगें उसमें पूरी की गई। तो एक लिखित संविधान की जो नींव जो डाली पूरी दुनिया में, वो किसने डाली? फ्रांस ने डाली। तो हमारे देश का भी लिखित संविधान है। तो पूरे उस क्रांति के बाद जो उन्होंने अपना एक संविधान बनाया, एक लिखित संविधान बनाया, और उसके बाद जो है जनता की सारी जो अधिकार उसमें रखे गए और उनकी मांगें भी उसमें पूरी की गई। तो इस प्रकार जो है निरंकुश राजतंत्र समाप्त कर जो सामंत थे, जो पादरियों की जो विशेषाधिकार थे, ये सब जो है समाप्त कर दिए गए और फ्रांस में जो है लोकतंत्र की क्या की गई? स्थापना की गई। तो इस प्रकार से जो है ये जो था, इस प्रकार जो है निरंकुश राजतंत्र का अंत करके जो है फ्रांस को जो है एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए जो है ये काम किया गया। तो फिर जैसे ये काम हुआ तो सब मतलब उन्होंने बाद में क्या किया कि जब ये राष्ट्र बन गया था तो फिर धीमे धीमे जो है जब फ्रांस स्वतंत्र हो गया तो 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी में जो है उसको फ्रांस अपना राष्ट्रीय पर्व मनाता है। जिस प्रकार से हम 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी का एक राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार उसको भी मनाया जाता है। तो उसमें जो है ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। तो जो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस थी, वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, वही लिखी भी जाती थी। उसी को उन्होंने राष्ट्र की साझा भाषा बनाई, मतलब राष्ट्रीय जो भाषा है वो फ्रेंच को ही बनाई गई। तो क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की, जो वहाँ के क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा भाई फ्रांसीसी जो है राष्ट्र का यह भागी होगा कि वह यूरोप के जितने भी आपके देश हैं वहाँ पर से जहाँ भी आपके निरंकुश शासन है सबको क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। केवल फ्रांस आपका राष्ट्र बन गया, उनकी लड़ाई यहीं तक नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक बिगुल बजा दिया। उनका मतलब था कि यूरोप के जितने भी आपके देश हैं, यूरोप आपका एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है, जिस प्रकार से हमारा एशिया महाद्वीप है, उसी प्रकार यूरोपियन कंट्री देश है, एक फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। तो क्रांतिकारियों ने कहा भाई हम यूरोपी नहीं, मतलब यूरोप के फ्रांसी नहीं, फ्रांस के अलावा जो यूरोप के जो और देश हैं इन सबों को हम क्या कराएंगे? मुक्त कराएंगे। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस जो है यूरोप के अन्य राष्ट्रों को, राज्यों को जो है राष्ट्रों में गठित होने के लिए क्या करेगा? मदद करेगा। तो इस प्रकार से जो है ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। पूरे यूरोप के जो अन्य देश थे उन देशों में भी ये एक आग की तरह फैल गई। भाई फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी है वो यूरोप के अन्य देशों में जहाँ पर निरंकुश शासन है, उन निरंकुश शासकों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्या नाम कहते हैं? सैनिक कार्रवाई करेंगे। और तो इस प्रकार से जो है इन्होंने इन जो तृतीय वर्ग था, तृतीय वर्ग में वही मध्यम वर्ग है जिसमें आपके शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो ये सब घटना जो है जब खबर जब यूरोप में फैली तो छात्रों ने जो है, मध्यम वर्गों ने जो है जैकोबिन क्लब बनाए। तो जैकोबिन क्लब का मतलब है, मतलब इन लोगों का, मध्यम जो आपके वर्ग हैं जिसमें छात्र और सभी प्रकार के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने अपने संगठन बनाए और उनकी गतिविधियों और अभियानों के लिए उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। उनने मतलब फ्रेंच सेनाओं को एक तरह से क्या किया? आमंत्रित किया। उन्होंने कहा हाँ भाई आइए, क्योंकि हमारे देश में भी, हमारे यहाँ भी जो है निरंकुश शासन है, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो उन्होंने इन जैकोबिन जो क्लब थे, जैकोबिन जो लोग जो क्लब बनाए गए, इन क्लबों ने जो है फ्रांसीसी सेना को अपने देश में आने के लिए उनके लिए क्या बनाया? रास्ता बनाया, उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। तो होते होते जो है 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में जो है फ्रेंच सेना घुसी। मतलब फ्रांसीसी जो सेना थी वो अब फ्रांस को राष्ट्र राज्य बनाकर वहाँ पर से निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके लुई 16 की हत्या करके जो है वहाँ पर एक संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के बाद यूरोप के अन्य देशों पर भी जो है इन्होंने क्या किया? अपना हमला बोल दिया। और इस युद्ध में जो है क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। मतलब फ्रांस की सेना जब दूसरी जगह गई तो उन्होंने राष्ट्र का विचार ले गई। उन्होंने कहा भाई राष्ट्रीय, मतलब वही राष्ट्रीय विचार, देश की एकता, अखंडता, अधिकार, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी है, और समान कानून, समान न्याय, ये व्यवस्था को लेके गई। तो उस सेना में जो है फ्रांसीसी सेना जब आगे गई, जब यूरोपीय देशों में घुसी, तो उसमें जो मुख्य एक जो सैनिक था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। आपने नाम सुना होगा। तो नेपोलियन जो था सेना की अगुवाई कर रहा था। एक सैनिक था
काफ़ी जो है मतलब बहुत क्रांतिकारी नेता था। तो उसने जो है अपनी सेना का उसने नेतृत्व किया, और तो धीमे धीमे जो है नेपोलियन ने जो है आगे को बढ़ना शुरू किया। और तो फिर जो है जैसे ही नेपोलियन एक सेना का मतलब एक इतना एक सेना के होने एक सैनिक होने के बाद जो है उसने क्या कर दिया, राजतंत्र को फिर क्या कर दिया, वापस लाकर मतलब प्रजातंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया। मतलब नेपोलियन इतना ताकतवर बन गया कि जो फ्रांस ने जो क्रांति की थी, जो क्रांतिकारियों ने फ्रांस को राष्ट्र राज्य बनाया था, तो नेपोलियन ने जो है यूरोप के बाहर के देशों में अपना राष्ट्र के विचार या उन देशों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए या वहाँ पर से निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए जो प्रयास किया, तो होते होते क्या है नेपोलियन खुद अपने आप में क्या बन गया, एक तानाशाह बन गया। मतलब उसने जो है राजतंत्र मतलब पहले तो उसने शुरुआत फ्रांस में की, अपने देश में की, और बाद में जो है निसंदेश उसने क्या कर दिया, क्या नाम कहते हैं, प्रजातंत्र को नष्ट करके दोबारा वहाँ पर क्या ला दिया, राजतंत्र ला दिया। लेकिन ये राजतंत्र कुछ अलग प्रकार से लाया। जिस प्रकार का राजतंत्र आपका निरंकुश शासन के दौरान लुई 16 के दौरान हमने देखा था, वो नहीं था। तो जब उसने क्या किया, मगर जो उसने प्रशासनिक क्षेत्र थे उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, क्योंकि खुद एक सेना का अधिकारी था, सैनिक था, फिर बाद में अधिकारी बन गया। और लेकिन उसने जो काम किए वो कुछ इस प्रकार के काम थे जो क्रांतिकारी थे। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो भी काम हो आप कोई, अगर आप सैनिक शासन, जिसको हम कह सकते हैं सैनिक शासन, एक तरह से सैनिक शासन के आधार पर उसने काम किया। तो जो सेना में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं, तर्कसंगत होते हैं, और पूरी व्यवस्था जो है अनुशासित होते हैं। तो सबसे पहले जब नेपोलियन मतलब फ्रांस का जब वो गद्दी पर बैठ गया, तो उसने सबसे पहले वहाँ पर क्या किया, तर्कसंगत और कुशल व्यवस्था लागू की, समझ गए। और उसके साथ साथ जो है नेपोलियन ने बहुत सुधार किए, बहुत से काम किए। नेपोलियन ने जो काम कभी वर्षों तक नहीं हुए थे, कितने क्या मतलब दशकों तक नहीं हुए थे, तो नेपोलियन जब वहाँ की गद्दी पर बैठा, फ्रांस की गद्दी पर बैठा, जब उसने अपनी पूरी फ्रांस की बागडोर जब उसने अपने हाथ में ले ली, तो उसने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे उसने सुधार किए। भले ही वो क्या नाम कहते हैं राज मतलब उसने पावर अपने पास रखी, लेकिन जो उसने काम किए थे उस कामों को जो है यूरोपीय वहाँ की जनता ने, फ्रांस की जनता ने, नागरिकों ने जो है मतलब उसमें बहुत अच्छे विचार लाए। मतलब वहाँ की उसने जनता ने भी उसको क्या किया, सपोर्ट किया या समर्थन किया। वो कैसे किया, तो इस प्रकार के सुधार कार्य करने से ऐसे कार्य को हम नेपोलियन की क्या कहते हैं, नागरिक संहिता। तो सन 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन ने जो भी सुधारात्मक कार्य किए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में बताएंगे। तो 1804 ईस्वी में जो है क्या नाम कहते हैं, नेपोलियन ने जो ये काम किए थे उसको हम नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। तो अब नागरिक संहिता का मतलब नागरिक, जिसका नाम ही है मतलब नागरिक संहिता, मतलब नागरिकों के हित में काम किया उसने भाई, है नहीं है। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। क्योंकि जो जन्म पर आधारित जो अधिकार थे, जो विशेष अधिकार थे, पहला काम उसने उसको क्या किया, समाप्त किया। और दूसरा काम उसने किया कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, और संपत्ति के अधिकार को उसने क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। उन्होंने कहा कानून पादरी, और जैसे पहले के निरंकुश शासन में क्या था, कानून उनके लिए अलग था, कुलीन और पादरी वर्ग के लिए बिल्कुल वो राजा ही थे एक तरह से, क्योंकि राजा के अपने चहेते लोग थे। तो यहाँ पर नेपोलियन ने क्या किया कि कानून के समक्ष चाहे कोई पादरी हो, चाहे कोई कुलीन है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सब बराबर होंगे, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया। और इस संहिता को जो उसने काम किए थे, उसने जिन जिन इलाकों में फ्रांसीसी सेना ने कब्जा किया था यूरोप के फ्रांस से बाहर, तो वहाँ पर भी जो है उसने क्या किया, लागू किया। मतलब केवल फ्रांस में ही ये व्यवस्था उसने लागू नहीं की, बल्कि फ्रांस से बाहर भी जिन जिन यूरोपीय देशों में उसने ये कब्जा मतलब अपने अधिकार जो क्षेत्र में उसने विजय हासिल की थी, तो वहाँ पर भी उसने लागू किया। तो उसमें डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में जो है नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को क्या बना दिया, सरल बना दिया। चाहे वो इटली की बात है, स्विट्जरलैंड की है या डच की है, तो वहाँ पर भी जो है उसने जो प्रशासनिक विभाजन था उसको सरल बनाया, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को और सरल बनाया, और सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, और किसान को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई।
क्योंकि पूरे टैक्सेस किसके ऊपर थे? जनता के ऊपर थे। जागीरदारी टैक्सेस जो है किसानों को जागीरदारी देनी पड़ती थी। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से उनको मुक्ति दिलाई। शहरों में जो आपके कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण से हटा दिया। शहरों में जितने भी आपके कारीगर थे उनके कुछ लोगों के अधीन हुआ करते थे, उन संघों को हटा दिया, वो समाप्त कर दिया। यातायात और संचार के साधनों का उसने विकास किया, समझ गए। और इसके अलावा जितने भी वहाँ पर लोग थे, चाहे वो किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे वहाँ पर कारीगर हैं, सबको जो है एक नई, मतलब चाहे वो उद्योगपति है, सबको एक नई आज़ादी मिली। मतलब सब ने जो है वास्तव में नेपोलियन ने जो काम किए थे, सब ने मतलब सबके लिए एक समान व्यवस्था उसे लागू की। और इसके साथ साथ जो है उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले जो लघु उत्पादक थे उनको एक समान कानून और कानून के द्वारा जो है मानक भार और नाप की एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाई। मतलब पहले क्या था कि यूरोप के देशों से अगर कोई व्यापारी, कोई उत्पादक एक देश से दूसरे देश में अगर किसी वस्तु का आयात निर्यात करता है तो कहीं पर उसका माप कम हो जाता है, कहीं पर ज़्यादा हो जाता था। तो ये जो मानक जो भार और नाप की जो व्यवस्था थी, पहले यूरोपीय देशों में एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, जैसे यहाँ पर उसकी लंबाई कपड़ा ही है, माना यहाँ लंबाई उसकी 1 मीटर है, तो हो सकता है दूसरी जगह जाने पर, माना फ्रांस में 1 मीटर है, तो अगर दूसरे माना वो पोलैंड में जा रहा है तो वहाँ पर उसकी लंबाई कितनी हो जा रही है? 90 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार कहीं पर अगर किसी का भार अगर यहाँ पर 1 कुंटल है तो पता चला कि दूसरे देश में वहाँ 110 केजी हो गया, यानी है। तो इस प्रकार से जो है ये एक समान कानून द्वारा जो है नेपोलियन ने जो है मानक भार और नाप की जो है एक समान व्यवस्था बनाई पूरे यूरोप में, और एक ही राष्ट्रीय मुद्रा बनाई। उन्होंने कहा भी पहले यूरोपियन देशों की अलग अलग मुद्रा थी, तो बाद में जो है ये यूरोपियन देशों ने जो है एक ही मुद्रा बनाई। जैसे यूरो, आज यूरोपीय देशों का जो संघ है उन सब की मुद्रा क्या है? यूरो है। तो इस प्रकार से जो है, तो इससे क्या होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था से जो उत्पादक थे, जो उद्योगपति थे, तो उनको क्या हुआ, ऐसी व्यवस्था लागू करने से वस्तु और पूंजी का क्या हुआ? आवागमन हुआ। क्योंकि अब कोई भी व्यापारी चाहता है, वो लाभ कमाना चाहता है, या उसको जितना उसकी लागत लगी है उसमें वो काम करना चाहता है। तो इस प्रकार से जो है एक समान नाप और क्या नाम कहते हैं भार की जब व्यवस्था बनाएगी, एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाएगी, तो व्यापारी, उद्योगपति, जो उत्पादक थे, कारीगर थे, अब वो यूरोपीय देश की, यूरोप महाद्वीप के अंदर जितने भी देश थे, कहीं पर भी जो है अपनी पूंजी और वस्तु का वो क्या कर सकते हैं? आवागमन, आयात निर्यात कर सकते हैं। लेकिन जीते हुए जो इलाके थे, जो स्थानीय इलाके थे, स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ थी। तो जो क्षेत्रों पर नेपोलियन ने अधिकार किया था, तो वहाँ के जो लोग थे, उन स्थानीय लोगों ने जो है उसकी प्रतिक्रिया की। मतलब कुछ इस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया की कि शुरुआत में जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड, साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स है, मेंज है, मिलान, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। जब फ्रांसीसी क्रांतिकारी वहाँ गए तो जो ये आपके ब्रसेल्स थे, मेंज थे, हॉलैंड थे, तो यहाँ पर तो फ्रांसीसी सेना का स्वागत किया गया। मगर ये स्वागत धीमे धीमे क्या हो गया, फिर दुश्मनी में बदल गया। मतलब नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों में कब्जा किया था, तो वहाँ पर तो बड़े इस प्रकार के क्रांतिकारी अपनी नेपोलियन की अपनी संहिता को लागू करके अपने विशेष सुधारात्मक कार्य करने से उसको काफ़ी ख्याति प्राप्ति हुई, काफ़ी उसने नाम कमाया। फ्रांस में भी कमाया, फ्रांस से बाहर जो भी क्षेत्र थे उन्हें जीते थे वहाँ पर भी कमाया। लेकिन शुरू में तो उसका स्वागत हुआ, फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया। लेकिन कुछ समय के बाद जो है ये दुश्मनी में बदलने लगी। तो इस प्रकार से जो है अब नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। मतलब जो नई जो राजनीतिक स्वतंत्रता बनी थी, जो नई जो प्रशासनिक व्यवस्था बनी थी, वो एक राष्ट्र के अनुरूप नहीं थी। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसने लागू की होगी, जैसे सेंसरशिप और बड़े हुए कर, और यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जो है ज़बरदस्ती भर्ती से हो रहे नुकसान, प्रशासनिक परिवर्तन, ये कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा नज़र आ रहे थे। मतलब कुछ ऐसे उसने काम किए थे जिससे वहाँ के लोगों में जो विजित जो राज्य थी, जो यूरोप के जो अन्य जो राष्ट्र थे जिनको उन्होंने अपने अधिकार में अपने क्षेत्र में मिलाया था, तो उनके मन में जो है, चाहे वो कर के मामले में हो, चाहे वो सेना में भर्ती के मामले में हो, या किसी काम को करने के प्रति सेंसरशिप के मामले में हो, तो इससे उनकी क्या बढ़ गई? नाराज़गी बढ़ गई। तो इस प्रकार से जो है फिर यूरोप के अन्य देश भी जो है वो भी जो है अब राष्ट्र राज्य के रूप में
अपनी क्या करने लगी, मांग उठाने लगे। और तो इस तरह से जो है यूरोप में जो है, तो यहाँ पर से जो है धीमे धीमे फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा यूरोपीय देशों ने जो है, चाहे वो एशिया के देश हैं या दुनिया के जितने भी देश हैं, जहाँ जहाँ भी जो भी आपकी व्यवस्था थी, हर देश में जो है राष्ट्र राज्य बनाने के लिए संघर्ष का दौर क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये नींव जो डाली थी, ये जो शुरुआत जो की थी, वो किसने की थी, फ्रांस ने की थी। तो यूरोपीय देश का एक प्रमुख देश फ्रांस ने जो है पूरी दुनिया को राष्ट्र राज्य बनाने के लिए क्या नाम कहते, प्रेरित किया, यानी और एक लिखित संविधान और एक समान कानून व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ये मेन पॉइंट हैं। और इसके अलावा नेपोलियन की नागरिक संहिता। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये भी जो भी उसने काम किए थे, ये यूरोपीय देशों के लिए एक प्रेरणा, मतलब उसके प्रेरणा स्रोत बन गए। तो इस प्रकार से जो है ये 2 टॉपिक मैंने आपको अभी बताए। तो इसमें से एक नंबर वही चीज़ है, फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था और वहाँ के कौन को, मतलब किस तरह से वहाँ पर क्रांति हुई थी, ये आपको समझना है। और दूसरा मैंने आपको बताया नेपोलियन की नागरिक संहिता सन 1804। तो नेपोलियन ने जो भी आपने काम किए थे, वो कामों को, उस सुधारात्मक कार्य को हम क्या कहते हैं, नेपोलियन की नागरिक संहिता कहते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही है, और आगे को फिर हम एक नई टॉपिक के साथ, आगे की टॉपिक के साथ फिर हम एक दूसरे दिन जो है मैं उसको लेके आऊँगा। और एक दिन बाद, मतलब कल को ये काम करेंगे, कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं, वो नोट्स मैं आपको भेजता हूँ। और फिर जो है परसों को जो है ये, मतलब फिर आगे का टॉपिक जो मैं आपको समझाऊंगा। और जो भी ये काम है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा कार्य कर रहे होंगे, और अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें, और थैंक यू।